नमस्कार प्यारे मित्रों। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के हमने दो स्रोत देखे थे। पहला स्रोत जो था वो हमारा पुरातात्विक स्रोत था और दूसरा है वो साहित्यिक स्रोत। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। स्रोत में जैसे मैंने आपको बताया था कि दो हैं, खास तौर से तीन अकाउंट हैं लेकिन दो पे मोस्टली हम काम करते हैं। साहित्यिक स्रोत के दो भाग हैं। पहला है वो पुरातात्विक है, दूसरा है वो साहित्यिक है और तीसरा है वो विदेशी विवरण। इसकी बातें हमारी पिछली क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपका एक क्विक रिकैप करवा देता हूं। जैसे हम कोई भी एपिसोड शुरू करते हैं टेलीविज़न पे, तो उसमें ऐसे आता है कि पीछे की घटना ये थी और अब आगे। तो पीछे की घटना ये थी, इतिहास को जानने के स्रोत पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण है। प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर जानना है तो हमें इन तीन चीज़ों से सामग्रियां लेनी पड़ेंगी और फिर उसकी पुष्टि आपस में करते हुए उस तथ्य को कन्फर्म या प्रमाणिक रूप से इतिहास में जगह देनी होती है। पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसके अंदर हमने देखा था जो भी भौतिक सामग्रियां होती हैं, भौतिक सामग्री वो होती हैं। और भौतिक सामग्रियों में जैसे कि मान लो कोई भी जैसे बचा हुआ सामग्री है, जैसे स्मारक है, इसके अलावा जैसे सिक्का है, इसके अलावा कोई जैसे धातु है, या फिर जैसे अस्थियां हैं, रिमेनिंग मटेरियल्स हम इसको बोलते हैं। और इसी में जैसे हमने देखा था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, भवन वगैरह हैं, इसके अलावा जैसे नगर हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है अभिलेख। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है जिसका नाम है सिक्का। ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया है कि मैं यहाँ पर इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पीछे के वीडियो में ये सब देख लेंगे। लिटरेरियन सोर्स जो है उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये जो भी आपके ताड़पत्र है या भोजपत्र है या फिर आपका कागज़ है, इन सब के ऊपर जितनी भी जो मटेरियल लिखा हुआ होता है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में हो सकता है और कागज़ के बाद में प्रिंटिंग प्रेस, दोनों के अंदर जो भी सामग्री है वो साहित्यिक स्रोत में आती है। फॉरेन अकाउंट्स में जो भी विदेशी यात्री हैं उनके द्वारा जो वृतांत लिखे गए हैं, जैसे कि मैगस्थनीज ने इंडिका लिखा, फायर ने फोकाव की लिखी, वेनसांग ने सीयू की लिखी, अलब्रूनी ने तहकीक हिंद लिखी, इन सारी जो रचनाएं हैं उनके आधार पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उन सारी इंफॉर्मेशन को हम कंफर्म करके इतिहास में जगह देते हैं। बाकी हमारी बातें हो चुकी थी। इसमें पुरातात्विक स्रोतों के बेसिक जो डिस्कशन थे वो हमने देख लिए थे कि पुरातत्व विभाग कब स्थापित हुआ, कि कौन इसका महानिदेशक था और इसमें कब कब क्या क्या सुधार हुए थे। इसके बाद में हमने इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन शुरू किया था और वो है अभिलेख। आज हम इस लेक्चर में अभिलेख जो है इसी के ऊपर बढ़िया ढंग से एक समग्र विश्लेषणात्मक और एक ऐसी डिस्कशन करेंगे जो हमारे परीक्षा उपयोगी रहेगा। किसी भी तैयारी को करने से पहले उसकी ओरिएंटेशन क्लासें बेहद ज़रूरी होती हैं। इतिहास को अगर आपको समझना है तो इसमें कालक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानने के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इतिहास को लेखन कला के आधार पर कितने भागों में बांटा हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप सिस्टमेटिक वे में करेंगे, कंसेप्चुअल लेवल पे करेंगे, समझ पर आधारित करेंगे, तो इसमें आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि रटने वाले क्वेश्चन आजकल कहीं नहीं आ रहे हैं। चाहे आप ग्रेड 3 की भर्ती ले लें, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की ले लें, फर्स्ट ग्रेड की ले लें, ग्रेड 2 की ले लें, यूजीसी नेट में तो खैर कहना ही क्या है। तो इतना सब कुछ इतना बहुत क्वालिटी से आता है। केवीएस एनवीएस की भर्तियों में बहुत शानदार जो है क्वेश्चन आते हैं। आईएएस का जो जनरल स्टडी का पेपर होता है उसमें भी बहुत अच्छे जो है क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब से निपटने का एक ही तरीका है कि एक बार इतना बढ़िया करो कि आपको बार बार नहीं करना पड़े। और सफलता जो है वो मेहनत मांगती है, तपस्या मांगती है, डिवोशन मांगती है। असामाजिक बनो, बढ़िया करो, अच्छा करो। अच्छा जितना करोगे उतना ही आपको नाम मिलेगा, आपका नाम होगा और इसी हिसाब से आपको टॉपर्स जो है उसमें जगह मिल जाएगी। तो अब हम ये जो पीछे हमने देखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ और अब हम सीधा ही अभिलेखों के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अभिलेखों का क्या सिस्टम ये है।
अभिलेख, इसकी कुछ बातें हमने कल देखी हैं। अभिलेख वे लेख जो पुरातन सामग्री पर लिखे जाते हैं। ये बात हमारी कल हुई है, मैं केवल आपको सीन में लाने के लिए दोबारा से इसको कनेक्ट कर रहा हूं। उन्हें अभिलेख कहते हैं। फिर हमने देखा था एपिग्राफी, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं पुरालेख शास्त्र। इसमें क्या होता है, अभिलेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी में किया जाता है। हमारा क्वेश्चन होता है एपिग्राफी क्या है, तो आपको बताना है कि यहां पर अभिलेखों की स्टडी की जाती है। इसके अलावा जैसे अब आपको ये देखना है कि अभिलेख ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं बजाय साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में तो क्या होता है कि व्यक्ति की अपनी आत्मनिष्ठा होती है, कि सब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति किसी धर्म, समाज और युग विशेष में अगर इतिहास लेखन का कार्य कर रहा है तो वह अपने हिसाब से उसको लिखने का प्रयास करेगा। जैसे मान लो औरंगजेब है, उसके बारे में अगर कोई मुस्लिम इतिहासकार लिख रहे हैं तो उसको फेवर करेंगे, जाहिर सी बात है। और हिंदू लिख रहा है तो उसके प्रति काफ़ी द्वेष जो है रखते हुए लिखा जाएगा। यानी एक धर्म का अपना महत्व होता है कि औरंगजेब की पॉलिसीज को और ज़्यादा गंदा दिखाया जाए या फिर उसको मिनिमाइज किया जाए। इतिहासकार का अपना एक बायस या पूर्वाग्रह भी होता है, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति होता है। इसलिए अभिलेख एक ऐसा स्रोत है प्राचीन काल को या किसी भी काल को जानने का। जैसे कि आज हम मान लो कहीं भी कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि किसी भवन का आपने शिलान्यास किया है, तो शिलान्यास में आपको यहाँ पे जैसे कि फला भवन किसने कितनी तारीख को किसके कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो वो फॉरएवर रहेगा, उसमें आपको कभी भी दोबारा से देखने की आवश्यकता नहीं है कि किसने किया किसने नहीं किया। तो ये जैसे कि आप मकान बनाते हो तो उस मकान में आप शिला पट्टिका लगवाइएगा कि फलाने सिंह व्याख्याता या सहायक आचार्य या IAS RS ने इस तारीख को अपने इस भवन का निर्माण करवाया, मालिक का नाम वगैरह सब लिखा दो। तो जब भी आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी, जब लोग देखेंगे आपके घर के सामने से निकलेंगे तो पता चलेगा कि इस भवन का निर्माता ये है। तो इनका अपना एक महत्व होता है और इनमें चेंजेस भी नहीं होता है। लिटरेरियन सोर्स हैं वो तो जैसे मान लो सरकार अगर कोई बदल जाती है तो उसके हिसाब से चेंज भी हो जाते हैं। जैसे मान लो कौन सी विचारधारा की सरकार है उसके हिसाब से इतिहास को बदलाने का प्रयास किया जाता है और वहाँ बदल भी सकता है। लेकिन अभिलेख कभी नहीं बदल सकते। किसी सिक्के के ऊपर कुछ लिखा हुआ है बदल नहीं सकता है, किसी प्राकार पे लिखा हुआ बदल नहीं सकता, किसी ताम्रपत्र पे लिखा हुआ है बदल नहीं सकता। बदलोगे तो वो क्लियर उसका भी मैसेज जाएगा कि फला व्यक्ति ने इसको बदलने का प्रयास किया। एनीवे, अब हम देखते हैं अभिलेखों का एक तरीके से इंडियन हिस्ट्री में क्या है और कब कब ये शुरू हुए थे। अगर हम बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले अभिलेखों की शुरुआत कब हुई, भारत के अभिलेख तो भारत में अभिलेखों की सर्वप्रथम शुरुआत जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं। हमने लेखन कला का सबसे पहले आविष्कार कहाँ किया था। भारत में लेखन कार्य जो है ना तो पाषाण काल में था ना ताम्रपाषाण काल में था, और ये कौन सी सभ्यता में था, हड़प्पा सभ्यता में था। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें सर्वप्रथम लेखन का कार्य शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है सर्वप्रथम अभिलेख भी हड़प्पा सभ्यता में लिखे गए। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख लिखे गए और ये अभिलेख किस रूप में है, ये मोहरों के ऊपर लिखे गए, मोहरों पर लेख। यानी हड़प्पा की जो सील्स हैं जिनको हम बोलते हैं सील उनके ऊपर जो लिखा गया है, हालांकि अभी तक इसके ऊपर जो भी लिखा गया है हड़प्पा की लिपि हम नहीं पढ़ पाए। स्टिल हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट डेसिफर्ड
यहाँ पे काफ़ी प्रयास हो चुके हैं और वेडेन ने शुरू करके नटवरजहा तक यहाँ पे प्रयास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दे कुडंट सक्सीड। अभी तक उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है कि वो हड़प्पा की लिपि जो है उसको पढ़ पाएँ। अभी इसके बारे में काफ़ी कुछ है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हमारे भारतीय इतिहास में ऐसे लेख जो जिन्हें ऐतिहासिक लेख की श्रेणी या फिर प्रामाणिक अभिलेख की श्रेणी के अंतर्गत हम लेते हैं, वो है अशोक के अभिलेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में अभिलेखों की शुरुआत कब से होती है, तो आपको उत्तर बताना है हड़प्पा सभ्यता। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में प्रामाणिक अभिलेख या पढ़े गए अभिलेख या ऐतिहासिक अभिलेख, ऐतिहासिक का मतलब वो होता है जो कंफर्म है, ऑथेंटिक है, यानी कोई भी घटना है उसकी पुष्टि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से होती है, तो उसे हम ऐतिहासिक युग की घटना मानते हैं। तो अगर ऐतिहासिक युग की शुरुआत 6ठी सदी ईसा पूर्व से होती है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता आद्य इतिहास में आते हैं, पाषाण काल है वो प्राग ऐतिहासिक काल में आता है क्योंकि वहाँ लेखन कला नहीं थी और जानकारी का आधार केवल पुरातात्विक सामग्रियां हैं, और हड़प्पा की लिपि पढ़ नहीं पाए हैं। वैदिक साहित्य का जितना भी जो मटेरियल है वो पुरातात्विक स्रोतों से कंफर्म नहीं है, इसलिए दोनों सभ्यताएं आद्य इतिहास में आती हैं। और 6ठी सदी ईसा पूर्व से हमें ऐतिहासिक युग की शुरुआत हम मानते हैं हिस्ट्री में, प्राचीन इंडिया में। और वो इसलिए क्योंकि इस समय की घटनाएं जो हैं वो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से पुष्ट हैं। इसलिए ऐतिहासिक अभिलेख वो हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति वो है, ऐतिहासिक घटना वो है जो 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद की है। तो क्योंकि मौर्य काल है वो 322 ईसा पूर्व से शुरू होता है, यानी 4थी सदी ईसा पूर्व से होता है, तो वो इस दायरे में है कि वो ऐतिहासिक है। तो भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक का मतलब यहां प्रामाणिक है। अभिलेख, अभिलेखों की क्रमबद्ध श्रृंखला अशोक ने शुरू की। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ये एक अवधारणात्मक प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में अभिलेखों की श्रृंखलाबद्ध जो अप्रोच है या श्रृंखलाबद्ध शुरुआत है वो किसने की, तो हम कहेंगे अशोक ने की। प्रामाणिक इसलिए है क्योंकि ये पढ़ लिए गए हैं, इनका स्क्रिप्ट है वो डेसिफर्ड हो गया है, और वो पढ़ने का कार्य जो है अपने सबने पढ़ रखा है। 1837 में हमारे जो न्यूमेस्ट मेटोलॉजिस्ट जो थे, जिसको हम बोलते हैं मुद्रा शास्त्री जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने भारत के पंचमार्क सिक्कों को भी डिस्कवर किया था 1835 में, उसी ने 1837 में इस काम को भी किया था। 1838 में उसने रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख को भी पढ़ा था, जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक या प्रामाणिक अभिलेख जो हैं, जो क्रमबद्ध हैं और क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में हैं, वो अशोक के अभिलेख। तो आपका आंसर ये हो गया कि पहले अभिलेख हड़प्पा के हैं और ऐतिहासिक या प्रामाणिक अभिलेख जो हैं वो किसके हैं, अशोक मौर्य के। ये चीज़ आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान से रखनी है कि हमारे क्वेश्चन जो है इस तरीके से पुटअप होते हैं। हड़प्पा वाले पढ़े नहीं जा सके, ये पढ़ लिए गए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, राइट ना। अब हम थोड़ा सा वैश्विक स्तर पे भी बात कर लेते हैं कि अभिलेखों का क्या स्टेटस है। ये मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये इसका जो है PDF सेव हो जाएगा और आपको क्विक रिकैप के रूप में इसको देखने को मिल जाएगा। अब अगली बात ये है कि अगर हम अभिलेख पढ़ ही रहे हैं, देखो कोई भी चीज़ आप पढ़ो तो ये हमेशा ध्यान रखना कि चीज़ की रिलेवेंसी, को रिलेवेंसी, या जिसकी सह संबद्धता, या जिसको हम किसी दूसरी घटना के साथ में कि भाई हाँ ठीक है, भारत के प्राचीनतम अभिलेख तो हड़प्पा के हैं, तो वैश्विक स्तर पे सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो वो भी हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो आप इसको नोट लगा के यहाँ पे थोड़ा सा जो है मेंशन कर लेना। विश्व का प्राचीनतम अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है। देखो एक्चुअली क्या है
हमारे आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए, ये सबसे ज़्यादा स्थापित मत है। आर्यों की दो शाखाएं थी, उनमें एक शाखा यूरोप में गई, एक इंडो ईरानी शाखा थी। में आधे इंडो मतलब इंडिया में आए और ईरानी मतलब ईरान में चले गए। तो इंडो ईरानी शाखा के आधे लोग यहाँ पे हैं, आधे ईरान में हैं। तो इस बात की पुष्टि कि भारोपीय भाषाई वर्ग के रूप में आर्य जो हैं वो यूरोप, ईरान और भारत तीनों में रहे, एक इस अभिलेख से भी होती है जो हम अभी लिखने जा रहे हैं। और इसमें ऋग्वेद काल में जो प्रचलित हमारे देवता थे, उन्हीं देवताओं का नाम मिलता है, जो वहाँ के दो कबीलों के राजाओं के बीच में संधि स्वरूप गवाही के रूप में उन देवताओं का जिक्र यहाँ पे किया गया इस अभिलेख में। और वेल नोन अभिलेख, आप सभी जानते हैं इस अभिलेख के बारे में। ये है बोगज कोई अभिलेख, जो सेंट्रल एशिया का है, जो तुर्की में स्थित है। तो इसी अभिलेख की मैं बात कर रहा हूं और उसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख की लोकेशन जो है वो तुर्की के मध्य एशिया का हिस्सा है। ये लो, यहाँ पे है। तो बोगज कोई अभिलेख जो है उसमें जिसकी लोकेशन जो है वो आपकी है एशिया माइनर, या तुर्की जो है, या सेंट्रल एशिया जिसे हम बोलते हैं, वहां पे है। और इस अभिलेख का जो समय है वो है आपका 1400 ईसा पूर्व, 1400 BC। ठीक है। और इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु इसमें ये बात लिखी गई है, हित्ती व मितनी नामक दो कबीलाई, मतलब ट्राइब्स जिसको बोलते हैं, कबीलाई संस्कृति थी। क्योंकि ऋग्वेद में आप पढ़ते हो कि हम लोग जन जन जिसको बोलते हैं कबीला, तो कबीलों में थे। कबीले का मतलब होता है यही 500-700 लोगों का एक ग्रुप होता है, जिसका एक लोकल लेवल का राजा होता है, जो कोई संप्रभु राजा नहीं होता है, जिसे जनस्य गोपा बोलते थे। तो उन्हीं के भाई बंधु थे यहाँ पे। तो हित्ती व मितरनी नामक दो कबीलाई राजाओं के बीच संधि के गवाह, एविडेंट, दे वर एविडेंट ऑफ दिस ट्रीटी बिटवीन दीज टू ट्राइब्स, संधि के गवाह के रूप में, आपका जो इंद्र, मित्र, वरुण व नासते, नासते अश्विन जो देवता है उन्हीं का दूसरा नाम है अश्विन, का उल्लेख हुआ है। उल्लेख हुआ है जो भारतीय वैदिक देवताओं का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, ये आप कह सकते हैं। यानी हमारे ऋग्वेद में जो 33 देवता थे, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इनमें से 4 देवताओं का उल्लेख जो है एक तरीके से बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में दो कबीलों के राजा जो हैं उनके बीच में युद्ध के उपरांत हुई संधि के गवाही के रूप में जो है उल्लेख हुआ है। तो ये आपका प्रश्न हो सकता है कि इंद्र का अभिलेख के साक्ष्य कौन से अभिलेख से मिला है? बोगज कोई से, या 4 भारतीय देवताओं का उल्लेख बोगज कोई में मिला है? बोगज कोई में निम्नलिखित में कौन से देवता का उल्लेख हुआ है, कौन से देवता का नहीं हुआ? तो इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नासत्य जो है उसका दूसरा नाम अश्विन है, जो देवताओं के चिकित्सक थे, है ना। वरुण है वो ऋतु के नियामक थे, और इंद्र जो है वो सबसे प्रमुख देवता थे, ये आप सब जानते हो। तो इस तरीके से हमारे मित्र देवता भी हुए हैं,
तो इन्हें शायद लगता है कि फेसबुक बनाई है, फ्रेंड रिक्वेस्ट है ना, फ्रेंड फर्स्ट, लाइक दैट। एनीवेज, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें देखना है। एक देखो ऐसा ही नाम जो हमारा जो हमारे भारतीय नाम जैसे, या जो हमारी जो इंडियन जो कल्चर जैसे नाम है, वो मिस्र से भी हमें मिले हैं। इससे भी हमारी जो रिलेवेंसी है वो चारों तरफ प्रूव होती है। और वो एक ऐसा अभिलेख है जिसका नाम है अल अमरना अभिलेख। अल अमरना अभिलेख जो बेसिकली मिस्र का है, इजिप्ट जो है वहां पे था ये। और इसका समय भी यही है, ये भी 14वीं सदी ईसा पे का है। और इसमें देखो ये एक्चुअली जो है, ये एक क्या है, मिट्टी की मुहर, या जिसको हम बोलते हैं क्ले टैबलेट्स। क्ले टैबलेट्स या मिट्टी की मोहर बोलते हैं। उसके ऊपर क्यूनिफॉर्म या किलाक्सर लिपि में, ये अभिलेख भी किलाक्सर लिपि में लिखा गया है, ये भी किलाक्सर लिपि में लिखा गया है। किलाक्सर लिपि क्या होती है? किसी भी ईंट या फिर किसी भी क्ले, मिट्टी जो होती है उसके ऊपर जो थोड़ा गीला जो फॉर्म होता है, उसमें हम किसी भी हार्ड पेन, जैसे ये मान लीजिएगा, या फिर किसी कील के द्वारा ऐसे हल्का सा उसको एक तरीके से हम डॉट 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 करके कुछ बनाते हैं, तो वो क्यूनिफॉर्म या किलाक्सर फॉर्म में लेटर है वो दिखाई देते हैं, इसलिए इसको किलाक्सर लिपि कहते हैं। कि बेसिकली मेसोपोटामिया और ईरान का जो एरिया है वहाँ पे इस इंस्क्रिप्ट को लिखने का जो स्टाइल था वो इसमें किलाक्सर लिपि को काम में दिया गया था। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, पिक्टोग्राफिक थी, यानी उसमें लेटर्स जो हैं उनको चित्रों के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था। और प्रत्येक चित्र एक भाव प्रकट करता हुआ नजर आता है, इसलिए इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। ठीक है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का यही अभिलेख है। हालांकि ये सीनियर है, ये लगभग अखनाटन नाम का एक राजा था। अखनाटन नाम का एक राजा था, तो अखनाटन जो थे उनके काल में अल अमरना जो था वो मिस्र का कैपिटल था, और वहाँ पे ये अभिलेख लिखा हुआ है। और ये कॉपर सॉरी जो क्ले की जो टैबलेट्स हैं या मुहर है, मिट्टी की मुहर, उसके ऊपर लिखा गया है, पर लिखा हुआ है और इसमें इसमें देखो आर्तमन्य, अर्जवीय, ये नाम जो है वो भारतीय नाम जैसे लगते हैं। और एक यशदत्त जैसे नाम बेबीलोनियाई नरेशों के हैं, जो भारतीय जैसे नाम है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आप इसको नोट भी कर लेंगे, और आपको में जो है पीएफ भी है जो है एक्सपोर्ट। ये दो बड़े अभिलेख हैं, एक जो है वो तुर्की में है, एक है वो इजिप्ट में है। और इन दोनों से इंडियन कल्चर के साथ में सामीप्यता या जो समीपता है या सामीप्यता जो है, जिसको रेवेंसी जिसको की जानकारी हमें। अब आगे आगे इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें। एक जो बोगस कोई अभिलेख जो था, इसको 1907 में ह्यूगो विंकलर ने बोगस कोई अभिलेख की खोज की थी। क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अल अमरना तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है
किसी अच्छी एग्जामिनेशन के अंदर उसको जरूर टच किया जाता है, जैसे यूजीसी नेट में पूछ सकते हैं या फिर आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी। और आजकल तो पता ही नहीं है, जब पूछ ले वही इंपॉर्टेंट है, जो हमें नहीं आ रहा वो इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। हमें आ रहा है तो आसान है और हमें नहीं आ रहा है तो मुश्किल है। तो आसान और मुश्किल में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, हमें थोड़ा सा अच्छा कर लेना चाहिए। थोड़े से काम से हमारा काम नहीं चलता आजकल। ज़्यादा पियो और ज़्यादा पढ़ो, कम खाओ और कम सो। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में जो इंस्क्रिप्शन है उनके बारे में। तो इसमें देखो, हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख पढ़े नहीं जा सके, इसलिए हम ऐतिहासिक अभिलेखों की श्रेणी में उन्हें नहीं ले रहे हैं। फिर हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख जो हैं उनकी डिटेल तो मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम संबंधित टॉपिक में करेंगे। अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख जो है उनकी कुछ श्रेणियां हैं, वो और मोटी मोटी बातें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अशोक के अभिलेखों से पहले भी कुछ ऐसी अभिलेख हैं जो आपको देखने हैं। अशोक के अभिलेख से पूर्व के अभिलेख जो माने गए हैं क्या क्या है। तो पहला है बड़ली अभिलेख, अजमेर से है। तो पहले अशोक के अभिलेखों से पहले का माना गया है। दूसरा जो है वो है पिपरवा कलश लेख, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में पिपरवा के लोगों ने ये कलश लेख लिखवाया था, और ये बस्ती डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी वहां पे स्थित, ये भी एक आता है इसमें। तीसरा जो अशोक के अभिलेखों से पूर्व का है वो है आपका सहोगरा अभिलेख। ये बेसिकली एक ताम्रपत्र अभिलेख है, यानी ताम्रपत्र लेख है, कॉपर प्लेट पे लिखा गया है। मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख जो ताम्रपत्र पे लिखा गया है। सहोगरा जो है वो बेसिकली गोरखपुर में है। अब आपको ये भी याद आना चाहिए कि गोरखपुर चोरी चोरा कांड से जुड़ा हुआ है, गोरखपुर ये वाला। और चौथा ऐसा अभिलेख जो अशोक के अभिलेखों से पहले का है वो है ओगरा अभिलेख। ये एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, स्तंभ पे लिखा गया है, और ये जो है महास्थान बांग्लादेश में, महास्थान बांग्लादेश, ये लो। तो ये वो अभिलेख हैं जो अशोक के अभिलेख से पहले के अभिलेख। जनरली हमारा क्वेश्चन होता है कि अशोक के अभिलेखों से पूर्व है मौर्य काल के अभिलेख कौन से हैं, तो उसमें तो दो आ जाएंगे। सहोगरा। भारत का प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख कौन सा है, तो उसका एक ये आ जाएगा। इसमें प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि, ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ब्राह्मी लिपि में जैसे अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं, लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि का पहला अभिलेख किसे माना गया है, तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है। राजस्थान के हिस्से में बड़ली जो है वो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आता है, ये थोड़ा सा आपको बढ़िया ढंग से देख। अशोक के अभिलेख जो हैं वो 5 प्रकार के हैं और काफ़ी बड़े हैं कि इनका कंटेंट जो है वो मौर्य काल से संबंधित ही है। तो मौर्य काल के जो लेक्चर है उसके साथ में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हमें एक मोटे रूप से हमें कंसाइज रूप में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इंस्क्रिप्शन जो है उनको हम पूरे प्राचीन भारत के इंस्क्रिप्शन जो बड़े काम के हैं खास उनको हम एक जगह पढ़ लेते हैं। इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमें इमीडिएटली जो है क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम वैसे तो देखो ये जो पढ़ाई होती है ना कि पहले आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, उसके बाद में आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी, फिर आपने जो है महाजनपद पढ़ा, जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ा, फिर मगध का एमरजेंस पढ़ा। ये पढ़ाई ज़्यादा पे नहीं होती है, पेबल नहीं होती है। ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कौन सी मानते हैं हम,
ज़्यादा अच्छी पढ़ाई वो होती है जिसमें आप क्या करते हो, आप जैसे मान लो हड़प्पा पढ़ो, वैदिक पढ़ो, दोनों की कंपैरिजन करो, फिर आप जैन बौद्ध पढ़ो, दोनों की कंपैरिजन करो, फिर आप मौर्य गुप्त पढ़ो, दोनों की कंपैरिजन करो, फिर आप जैसे मौर्य और गुप्त की कर ली, फिर भक्ति सूफी की कर लो, फिर सल्तनत और मुगल काल की कर लो, ऐसे करनी है आपको। 18 होने के बाद में क्या करना है, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति कैसी थी, प्राचीन भारत में वैश्यों की स्थिति कैसी थी, ब्राह्मणों की स्थिति कैसी थी, प्राचीन भारत में समाज कैसा था, प्राचीन भारत में पॉलिटिक्स धर्म कैसा था। एक एक चीज को पहले आप वर्टिकल पढ़ें, फिर आप हॉरिजेंटल पढ़ें, तभी आपका जो है फाइनल बहुत बढ़िया ढंग से जो है वो काम होगा। अदरवाइज आप सामान्य सफलताएं अर्जित कर सकते हैं, विशिष्ट सफलताएं आपको अच्छी मेहनत से मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। अशोक के अभिलेख जो हैं वो दारा प्रथम से प्रेरित हैं, दारा फर्स्ट से प्रेरित हैं। अशोक के अभिलेखों की यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। दारा फर्स्ट ईरान का शासक था और जिसने 3 अभिलेख, जिसके 3 अभिलेख काफ़ी पॉपुलर हैं। और दारा अभिलेख, दारा के जो इंस्क्रिप्शंस थे उसमें नक्शे रुस्तम, पर्सिपोलिस और बेहिस्तून, ये 3 हैं। जिससे ये प्रेरित हुआ था पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहिस्तून। ये वो इंस्क्रिप्शन है जिसके द्वारा हमारे जो अशोक मौर्य हैं वो अपने अभिलेख लिखवाने के लिए प्रेरित हुए। दारा प्रथम ने उपाधि जो है देवनाम पियदसी की ग्रहण की थी, यही उपाधि अशोक ने भी ग्रहण की है, यही श्रीलंका के शासक थे इसने भी की थी और यही दशरथ ने भी की थी। तो इसके आधार पे हम ये मान सकते हैं कि वो कौन से 3 इंस्क्रिप्शंस हैं दारा के जिससे अशोक इंस्पायर हुआ है, तो वो पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून, ये वो अभिलेख हैं जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि दारा फर्स्ट जो ईरानी शासक था वो भारत में यहाँ पर जब सिंधु को जीतने आया था, यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व के अंतिम समय में दारा फर्स्ट जो है वो काबुल नदी से होता हुआ, सिंधु नदी से होता हुआ सिंध को उसने विजिट कर लिया था। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी है 5वीं सदी ईसा पूर्व में, उसमें भी हमें इसकी जानकारी मिलती है कि दारा फर्स्ट जो है उसके साम्राज्य का 20वां प्रांत है वो भारत के उत्तर पश्चिम में सिंध जो है वो उसका हिस्सा था। यानी भारत में तो प्रथम सफल आक्रमणकारी है वो दारा फर्स्ट या डेरियस है और उसने सिंध प्रांत को अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था और सिंध उसे प्रतिवर्ष 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं जो है वो बतौर टैक्स में दिया करता था। तो साहित्यिक स्रोत में हेरोडोटस की हिस्टोरिका से और बाकी ये पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनके थ्रू हमें ये जानकारियां मिलती हैं कि उसने किस तरीके से जो है यहाँ पे तो इन्वेशन किया एंड फाइनली ही एमर्ज्ड एज ए विक्टोरियस। तो ये बात हमें यहाँ पे मिलती है। अशोक के अभिलेख 5 प्रकार के हैं जनरली, 14 शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और गुहालेख। इन सब को उन्होंने मोस्टली प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखवाया। अपवाद मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो हम कंसर्न टॉपिक में पढ़ेंगे, यहाँ मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं। में देखिएगा शाहबाजगढ़ी मानसेरा है उसमें खरोष्टी लिपि है और इसके अलावा जैसे जो लगमान है और जो सारे कुना वाला जो है इधर जो है सारे कुना कंधार का जो है वो आर्यमाइक और यूनानी दोनों में है ना। और तक्षशिला की साइड में और ये जो अफगानिस्तान वाली साइड में जो इंस्क्रिप्शन है वो उसने आर्यमाइक लिपि में लिखवाए और सारे कुना कंधार आर्यमाइक और यूनानी दोनों में लिखवाया है ना। और बाकी शाहबाजगढ़ी मानसेरा खरोष्टी में लिखवाया, बाकी सारे के सारे ब्राह्मी में है। इस तरीके से उसने 4 लिपियां काम में ली थी, ब्राह्मी लिपि, आर्यमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि। और भाषा उसने 3 काम में ली थी कि जो सारे कुना कंधार अभिलेख है वो द्विभाषीय द्विलिपि है, यानी उसमें भाषाएं यूनानी और आर्यमाइक भाषा का नाम भी है और लिपि का नाम भी है। तो दोनों भाषाएं उसने यहाँ पे काम में ली थी और 2 ही लिपियां उसमें काम में ली, द्विभाषीय द्विलिपि सारे कुना का। तो प्राकृत भाषा के साथ यूनानी और आर्यमाइक भाषा भी हो जाएगी और लिपियों में जो है ब्राह्मी लिपि के साथ खरोष्टी, यूनानी और आर्यमाइक। तो लिपियां 4 हैं, भाषा 3 है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम देखने का या प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो 1750 में टिफेंथलर को है। टिफेंथलर ने सर्वप्रथम 1750 में अशोक का जो अभिलेख यहाँ पे सबसे पहले देखा था वो था
दिल्ली मेरठ, यानी दिल्ली मेरठ जो पिलर है उसके ऊपर उसने लेखन कला होने की जानकारी दी, लेकिन वो इसको पढ़ने में कामयाब नहीं रहा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जो है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को अशोक के अभिलेख को प्रकाश में अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में कौन लाया? टिफेंतलर। प्रकाश में लाने वाला। थोड़ा सा अभिलेखों को प्रकाश में लाने वाला, ये रहा टिफेंतलर। टिफेंतलर ने 1750 में इसको दिल्ली मेरठ जो इंस्क्रिप्शन है, जो मेरठ से दिल्ली लाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा, उसको उसने देख के बताया कि इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भाई, लेकिन ये पढ़ने में कामयाब नहीं रहा। इसको पढ़ने का श्रेय जो है, तो के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जो है वो किसको है? वो है जेम्स प्रिंसेप को है। ये आप जानते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ओरिएंटेशन आपको दे रहा हूँ 1837। बाकी तो बहुत डिटेल में हमें इनको पढ़ना है कि लगभग 3-4 घंटे की क्लास होती है। अशोक के अभिलेख इतने बड़े, तो ये काम जो है जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, भाषा लिपि मैंने बोल दी है, आप समझ लेना एक बार से। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों के इतर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक और अभिलेख है जो अशोक के अभिलेखों के जस्ट बाद में, जैसे कि हम बात करेंगे शुंग काल की, उस दौरान जो है यहाँ पर एक वैष्णव धर्म की फॉरेनर्स में या विदेशियों में जो प्रतिष्ठा थी या वो उसके अनुयायी हो रहे थे, इस बात का भी एक अभिलेखीय साक्ष्य है, वो आपको देखना है। एक बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, हम अभिलेख जो है उनके प्रकार जैसे मैंने आपको बता दिए थे, पिछले वीडियो में आपने देखे हैं। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, उसी आधार पे वो लिखे जाएंगे, उसी के आधार पे उसका नाम हो जाएगा। जैसे शिला पे लिखा तो शिलालेख हो जाएगा, स्तंभ पे लिखा तो स्तंभ लेख हो जाएगा, गुफा में लिखा तो गुहा लेख हो जाएगा, सिक्के पे लिखा तो सिक्का लेख हो जाएगा। ये आप पिछले वीडियो में बेहतरी से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम किसी भी लेख को अभिलेख बोल सकते हैं जो हार्ड सरफेस पर लिखा गया है। यानी शिलालेख को भी हम अभिलेख बोल सकते हैं, स्तंभ लेख को भी हम अभिलेख बोल सकते हैं, लेख को भी हम अभिलेख बोल सकते हैं। तो एक ऐसा और अभिलेख है जो विदेशियों से संबंधित है, और वो है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। बेसनगर विदिशा का नाम है, ये विदिशा में है, विदिशा एमपी, विदिशा मध्य प्रदेश। बेसनगर के गरुड़ स्तंभ के रूप में ये फेमस है, और इसका जो समय है वो है दूसरी सदी का, ये इसका समय है। ठीक है ना, ओके। और इसका लेखन कार्य किसने करवाया? लेखन किसने? तो ये लेखन करवाया हेलियोडोरस ने। देखो हेलियोडोरस जो हैं वो राजदूत था, एक तक्षशिला में यवन शासक था एंटियालकोडिस, उसका राजदूत था, और ये विष्णु के प्रति काफी कमिटेड था, अनुप्राणित था, विष्णु धर्म को मानने वाला था। इसलिए इसने विष्णु की स्तुति में या विष्णु की पूजा के निमित्त इसने ये गरुड़ स्तंभ, चूंकि गरुड़ विष्णु का जो वाहक है और विष्णु धर्म से संबंधित चक्र, गरुड़, लक्ष्मी, ये सब विष्णु के सिंबल हैं,
तो हेलियोडोरस जो कि एक विदेशी है, एक यूनानी है, वो एंटियालकोडिस नामक राजा का एम्बेसडर है। वो यहाँ पे दूसरी सदी ईसा पूर्व में आता है और भागभद्र के समय इसने इस अभिलेख की स्थापना यहाँ पर करवाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में इस अभिलेख के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में विदेशियों में भागवत धर्म के प्रति एक प्रतिष्ठित स्थान जो है उनके मन में था। हेलियोडोरस यवन राज एंटियाल कोडिश का राजदूत। हेलियोडोरस का क्या स्टेटस है? यवन राज जो कहाँ के रहने वाले थे? इसका जो रीन या जो इसका जो राज्य है वो कहाँ पे था? तक्षशिला में था। तक्षशिला के यूनानी राजा एंटियाल कोडिस का राजदूत हेलियोडोरस जो है, हेलियोडोरस ने विष्णु की भक्ति से प्रेरित होकर इसकी स्थापना की। इस स्तंभ को स्थापित करवाया। ये देखिए आप, यानी विदेशियों में वैष्णव धर्म के प्रति जो क्रेज है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व में आ गया था। ये इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू हम इसको जान सकते, ठीक है ना, ये वाली बात। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस इंस्क्रिप्शन को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो जॉन कनिंघम को है। आप नोट लगा के लिख कि जॉन कनिंघम ने इस अभिलेख को उद्घाटित किया। He discovered this in 1877। Who was जॉन कनिंघम? देखो अब इसके साथ ही आपके जो संबंधित क्वेश्चन है वो भी सारे हो जाने चाहिए। जब भी आप कभी पढ़ो तो एक आदमी, एक नाम जो भी आ रहा है, उसका कार्य कोई स्पेसिफिक आ रहा है, तो उसको इतिहास में सब जगह ढूंढ लो। जॉन कनिंघम पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक था, इसलिए भारतीय पुरातत्व का इसको पिता कहते हैं। और कनिंघम ने 1873 में भरहुत स्तूप जो है उसकी खोज की थी। भरहुत स्तूप के जो खंड खंड टुकड़े जो थे वो वर्तमान में कलकत्ता, बॉम्बे इन संग्रहालयों में पड़े हैं। और भरहुत स्तूप को खोजने का श्रेय 1873 में जॉन कनिंघम को है। 1861 में ये महानिदेशक बने थे। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ देखनी है। इन्होंने भरहुत स्तूप के नाम से बुक भी लिखी है। तो इस तरीके से जॉन कनिंघम ने ये एक बहुत बेहतरीन कार्य यहाँ पे किया था। इसने इस स्तंभ जो लेख है इसको हमारे सामने रखा कि ये किससे संबंधित है, क्या है। इसको एक तरीके से डेसिफर्ड किया था, पढ़ा था और हमारे सामने प्रकाश में लाने इसको है इस नगर का गरुड़ स्तंभ, या जिसको का गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। इसके बाद में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ और वो है अगला। इसी क्रम में हम चलते हैं आगे। हमारा आएगा एक बहुत इम्पोर्टेंट अभिलेख है और उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? हाथी गुम्फा अभिलेख बेसिकली कहाँ पे है? लोकेटेड एट उड़ीसा। उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और तो हम दे सकते हैं प्रथम सदी ईसा। यहाँ पे एक राजा है, का नाम है हारवेल। क्या कर लेते हैं, केदी वंश।
के राजा, यानी ये कलिंग, कलिंग में एक्चुअली यदि वंश कलिंग का वंश के राजा हारवेल की उपलब्धियों की जानकारी, ये इसका कंटेंट है एक्चुअली। ठीक है, अब इसकी कुछ अन्य बातें, अदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाथी गुम्फा अभिलेख से आपको क्या क्या मिलती है। एक तो इसमें आप ये देखिएगा, इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है, वेरी फर्स्ट। ये लो, यानी भारत का जो इंडिजीनियस नाम है, जैसे भारत के हमारे कई नाम हैं, जैसे इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, जम्बूद्वीप है, तो बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप है। यूनानी हमें इंडिया जो है इंडस के नाम पे बोलते थे, सिंधु के आधार पे। इसके अलावा ईरानी है, वो हमें सिंधु को हिंदू बोलने के कारण हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान बोलते हैं। तो ईरानियों ने भारत का नाम हिंदुस्तान दिया, यूनानियों ने इंडिया दिया। बुद्धिस्ट जो है वहाँ पे जम्बूद्वीप है। और हमारी जो इंडिजीनियस जिसको हम बोलते हैं स्वदेशी उत्पत्ति, वो भारत है। तो कई कारणों से राजा भरत दोसंती के आधार पे, भरत क्लान जो भरत जन है उसके आधार पे है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि भरत दोसंती जो चक्रवर्ती राजा थे उनके नाम पे है, और ये आप सब जानते हैं। तो ये हमारा जो नाम है वो अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में, या जिसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन एविडेंस के रूप में, सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। एक जनरली आप ये भी देखते हो कि जो व्यक्ति कलिंग में अशोक से पराजित हुआ था उसका नाम क्या था, तो इसको लेकर थोड़े से विवाद हैं। और उसमें हाथी गुम्फा अभिलेख के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि ये व्यक्ति संभवतः नंदराज था, नंदराज। तो इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि पराजित होने वाला राजा, यानी अशोक से पराजित होने वाला राजा, अशोक से पराजित होने वाला कलिंग का राजा नंदराज, या कई कुछ एक ऐसे भी हैं जहां पे इसका नाम महामेघवान भी मिलता, महामेघवान भी मिलता है। तो नंदराज और महामेघवान ये थोड़ा सा साइलेंटली, ऑल्दो इट इज नॉट सो प्रूव्ड, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास में है उसके अकॉर्डिंग ये एक देखो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हाथी गुम्फा अभिलेख है पे ये सर्वप्रथम नहर निर्माण का साक्ष्य, भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो नहर है सिंचाई के लिए, उसके निर्माण का साक्ष्य इसमें मिलता है। अब ये नहर किसने बनवाई? हमने पढ़ा है सुदर्शन झील, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाई थी, और उससे नहर निकाल के सिंचाई का कार्य किया गया था, ठीक है ना। लेकिन वो तो मौर्य काल की हुई, और ये अभिलेख आ रहा है फर्स्ट सेंचुरी बीसी का, यानी प्रथम सदी ईसा पूर्व। देखो मैंने एक अपन ईसा पूर्व ईस्वी जो है उसको भी हम देखते हैं, और उसको भी मैं क्लियर करूंगा, आपको मटेरियल में मिल जाएगा ईसा पूर्व कैसे निकालते हैं। प्रथम सदी ईसा पूर्व से पहले आता है दूसरी सदी ईसा पूर्व, उससे पहले आता है तीसरी सदी ईसा पूर्व, उससे पहले आता है चौथी सदी ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो आपने नाम सुना होगा महापद्मनंद का, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी, महापद्मनंद ने। महापद्मनंद जो है वो चौथी सदी ईसा पूर्व का शासक है। महापद्मनंद कलिंग में आए थे, और कलिंग में उन्होंने एक तरीके से अटैक किया था, और अटैक करके वो यहाँ से जिन की मूर्ति लेके गए थे, जिसको कलिंग शासक जो खारवेल हैं वो वापस जो लेके आए थे,
वो मूर्ति जो महापद्मनंद लेके गया था। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे ये बताया गया है कि तो महापद्मनंद जो थे उन्होंने जो यहाँ पे एक नहर का निर्माण करवाया था। जब उसका इन्वेशन यहाँ पे हुआ था तो उसने एक नहर भी यहाँ पे बनाई थी, क्योंकि कलिंग का जो एरिया है वो बेसिकली महापद्मनंद के अधीन था, तो उसके साम्राज्य में था ये। तो उसने यहाँ पर एक नहर का निर्माण कराया था, तंसुलीय नहर के नाम से ये उल्लेखित है। सर्वप्रथम नहर निर्माण का साक्ष्य इस नहर का निर्माण महापद्मनंद नंदवंशी शासक के द्वारा करवाया गया, जिसका नाम तंसुलीय, ये देखो नहर था, माना गया है। ये लो, तो इस तरीके से महापद्मनंद ने यहाँ पर अटैक किया था। इसकी जानकारी भी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ही मिलती है। ने यहाँ त्रिमीर संगठन, 3 राजाओं के संगठन को पराजित किया था, जिसमें सातकर्णी और बृहस्पति मित्र जो है ये प्रमुख थे, को डिफीट की। ने यहाँ पर एक नहर बनवाई। इसके अलावा वो यहाँ से जिन की मूर्ति लेके चला गया। जिन का मतलब महावीर स्वामी, तो वो जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्मनंद जैन धर्म का अनुयायी था, और उस मूर्ति को वापस कौन लेके आया? मूर्ति को वापस लेके आए खारवेल, यानी जो कलिंग का चेदी वंश का राजा है, जो उसके बाद का राजा है, यानी 4वीं सदी ईसा पूर्व में जब अपन जब लोग मगध के साम्राज्यवाद का उदय पढ़ते हैं, तो उसके अंदर अपन अलग अलग जो राजवंश देखते हैं, उसमें नंदवंश जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले वाला, के फाउंडर महापद्मनंद है। तो वो उड़ीसा यानी कलिंग पे अटैक करते हैं और यहाँ नहर बनाते हैं, 3 राजाओं के संगठन को पराजित करते हैं, और वो जिन या महावीर स्वामी की मूर्ति को उठाकर मगध ले जाते हैं। उस मूर्ति को वापिस खारवेल के द्वारा वापिस लाया जाता है। तो इससे 2 चीजें सिद्ध हो रही हैं, मूर्ति को ले जाने वाला भी जैन है और उसको लाने वाला भी जैन है। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ये पता चलता है कि महापद्मनंद जैन थे, और कलिंग नरेश खारवेल जो है चेदी वंश वाले, वो भी। टू बी कंटिन्यूड, हम आगे रखेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख कंटिन्यूस है। यह जैन मंत्र से शुरू होता है। यह जैन मंत्र से महापद्मनंद कलिंग से जिनकी मूर्ति ले जाता है, उसी मूर्ति को खारवेल उन्हें मगध से कलिंग लाता है। ये उल्लेख हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो महापद्मनंद व खारवेल दोनों को जैन धर्मावलंबी सिद्ध करता है। ये लो, तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन और है इसमें कि जैनिज्म का जो है हमें एविडेंस मिलता है। नहर का भी हो गया, भारतवर्ष का हो गया,
और एक नंदराज नाम है वो भी हमें यहाँ से मिल रहा है। एक इसमें और चीज़ है, और वो ये है कि ये वो अभिलेख है जिसमें कृषि करों के बारे में डिस्कशन हुआ है। और दूसरा ये भी है इसमें कि इस अभिलेख को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है इस व्यक्ति को, तो इस अभिलेख को हमारे सामने बिशप ए स्टर्लिंग जो हैं वो लेके आए थे 1825 में। एक बार हम देख लेते हैं। नहर का साक्ष्य, दिन की मूर्ति ले जाने का साक्ष्य, और जो है भारतवर्ष और नंदराज, ये सारी सूचनाएं हमें यहाँ से मिल रही हैं। एक इसमें कृषि करों की चर्चा, ठीक ये हुआ है। और एक इसमें हम ये लिखेंगे नोट लगाकर, इस अभिलेख को 1825 में बिशप ए स्टर्लिंग ने प्रकाशित किया। प्रकाशित, एक बात ध्यान में रखें, जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उन सब में, यानी पहला ऐसा अभिलेख आएगा जूनागढ़ अभिलेख जिसमें सबसे पहली बार संस्कृत भाषा को काम में लिया गया। बिफोर दैट जितने भी हमारे इंस्क्रिप्शन हैं उन सभी में प्राकृत भाषा जो है मोस्टली यूज की। तो ये अभिलेख है प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी, ये तो आप गांठ ही मान, ठीक है ना। ये आगे हाँ, अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है और उसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। तो इसमें जूनागढ़ अभिलेख कई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली क्या है, जूनागढ़ कहाँ पे है। जूनागढ़ अभिलेख 3 हैं। जूनागढ़ यानी गिरनार, और ये कहाँ पे है, रात में किला पर। तो जूनागढ़ मतलब गिरनार का दूसरा नाम जूनागढ़ है जो गुजरात में है। किला पर 3 शासकों के अभिलेख हैं। देखो कहाँ पे है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ कि जैसे सुदर्शन झील है, अपन इसको ऐसा ही समझते हैं ऐसा। भारतीय इतिहास में एकमात्र शिला इस पे 3 शासकों के अभिलेख हैं। ये जैसे सुदर्शन झील है, चलो कौन सी झील है ये, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य ने बनाई थी, और जो सौराष्ट्र प्रांत के प्रांतीय गवर्नर थे, ये सुदर्शन झील है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, गिरनार, या जिसका दूसरा नाम क्या है जूनागढ़, और ये कहाँ पे है, गुजरात, इसका पुराना नाम क्या था, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र प्रांत। ओके, इस झील के पास में जैसे कि एक शिला है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये शिला कहाँ पे है, जूनागढ़ में है।
तो इसको हम क्या बोलेंगे? जूनागढ़ शिला। अब शिला पे जो लेख लिखा गया है उसे हम शिलालेख बोलते हैं। स्तंभ पे लिखा गया स्तंभ लेख बोलते हैं, सिक्के पे लिखा गया सिक्का लेख बोलते हैं, ठीक है ना? ऐसे बाकी पीछे वाले वीडियो में बेसिक सामग्रियाँ पूरी बताई हुई हैं आपको, तो उससे आप कलेक्ट कर लेंगे। तो जूनागढ़ नामक स्थान पर स्थित शिला पे लिखे होने के कारण इसका नाम जूनागढ़ शिलालेख है। इसमें देखो तीन, एक ही शिला पर 3 शासकों के लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो जो पहला है, अगर हम ऑर्डर के हिसाब से देखें, पहला है अशोक का। अशोक का जूनागढ़ अभिलेख। दूसरा है रुद्र दामन का, जो उज्जैन के शक क्षत्रप थे, शक शासक थे, जूनागढ़ अभिलेख। ये लो। एंड थर्ड वन जो है वो स्कंदगुप्त का है, जो गुप्त शासक थे। तो मैंने इसी हिसाब से इसको क्रम दिया है, बात को ध्यान रखना है। जूनागढ़ अभिलेख, ओके। तो 3 शासकों के अभिलेख एक ही शिला पर हैं। ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास में वो कौन सी शिला है जिसपे 3 शासकों के लेख हैं? तो वो जूनागढ़ शिला है जिसपे 3 शासकों के लेख हैं। इसीलिए आप पढ़ते हो अशोक का गिरनार अभिलेख, क्योंकि जूनागढ़ का ही दूसरा नाम क्या है? जैसे अशोक के 14 शिलालेख हैं, अगर आपने पढ़े हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 14 शिलालेख 8 स्थानों पर हैं। उसमें शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, सोपरा, गिरनार, एरुगुड्डी और धौली, जोगढ़ और कालसी। ये जो अशोक का जो साम्राज्य था उसके तो फ्रंटियर जो साइट्स जो थी, या जिसको हम सीमांत प्रदेश बोलते हैं, वहाँ पे उसने अपने अधिकारियों को, अपनी जनता को, अपने पड़ोसियों को एड्रेस करने के लिए अपने अभिलेख लिखवाए। देखो कोई भी व्यक्ति अभिलेख क्यों लिखवाता है? अपनी उपलब्धियों के लिए लिखवाता है, या फिर अपनी मन की बात अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए लिखवाता है। तो अशोक एक तरीके से, जैसे मोदी जी अभी मन की बात करते हैं, इस हिसाब से अपने मन की बात करते थे। और मन की बात का उस समय माध्यम जो है वो डिजिटल वर्ड नहीं था, तो ये हार्ड जो सरफेस था। तो इसके आधार पे जो है अशोक ने अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से, अपने पड़ोसियों से बातचीत, एक तरीके से अपनी पॉलिसी बताने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव बताने के लिए, अपने उद्देश्य बताने के लिए, और उनसे वो क्या चाहता है, इन सब चीज़ों को उसने एक तरीके से सूचना के अधिकार में डाल दिया। वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं आपके प्रति ये सोचता हूँ और मैं आपसे ये अपेक्षित करता हूँ। अधिकारियों को उनकी ड्यूटी असाइन करवा दी, और ये सारा का सारा मसला उसने अलग अलग कैटेगरी के अभिलेखों में लिखवा दिया। उसमें उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है वो उसके पेरिफेरी में 8 स्थानों पर लिखवाए थे। यानी प्रत्येक स्थान पर अशोक ने 14 लेख लिखवाए। मैं क्या कह रहा हूँ, 14 शिलालेख का मतलब ये नहीं है कि 14 शिलाएं हैं, बल्कि 8 शिलाएं हैं, और प्रत्येक शिला पर लेखों की संख्या 14 है। 2 जगह अपवाद है जहाँ पे 13 है, वो हम संबंधित डिस्कशन में करेंगे। तो अशोक ने, मतलब जब हम ये बात करते हैं, जैसे मान लो इस तरीके से है मैप, तो अशोक ने यहाँ पे तो एक, जैसे उसके 8 थे, 2 यहाँ पे, ये शाहबाजगढ़ी, मानसेरा जो जैसे पाकिस्तान वाले एरिया में, एक ये, एक आपके चोपड़ा महाराष्ट्र में, एक आंध्र प्रदेश में एरुगुड्डी, और 2 हैं उड़ीसा में, और एक ये, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो देखो यहाँ पे जूनागढ़ गिरनार में आ रहा है, सौराष्ट्र गुजरात में, यहाँ पे शिला है, और इसके शिला के एक तरफ अशोक ने लिखवाया, दूसरी तरफ रुद्रदामन ने लिखवाया, और तीसरी तरफ स्कंदगुप्त ने लिखा है। सभी का मैटर अलग अलग है। अशोक का जूनागढ़ अभिलेख है वो 14 शिलालेख है। में क्या है? 14 लेख हैं। यानी इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे इसमें 14 लाइनें हैं, इसलिए इसे 14 शिलालेख कहते हैं। शिला पर है और लेखों की संख्या 14 है, इसलिए इनका नाम 14 शिलालेख है। ऐसे उन्होंने 7 और जगह भी लिखवाए जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ऐसे ही रुद्रदामन जो है उसने अपनी बात यहाँ लिखवाई, उसमें दूसरा कंटेंट है। ऐसे ही स्कंदगुप्त ने अपना जूनागढ़ लिखवाया, उसके अंदर दूसरा कंटेंट। तो ये देखिएगा, एक शिला, एक लेख अशोक का, दूसरा लेख रुद्रदामन का, तीसरा स्कंदगुप्त। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अशोक वाला जूनागढ़ तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें 14 बातें हैं जिसका इन दोनों से कोई संबंध नहीं, ये दोनों एक जैसे हैं। ये
वो अभिलेख है जिसमें सबसे पहले सुदर्शन झील के निर्माण की साक्ष्य मिलता है। ये वो अभिलेख है जिसमें सुदर्शन झील के टूटने का साक्ष्य मिलता है। इस तरीके से थोड़ा सा आपको समझना है कि गुजरात के जिसे सौराष्ट्र प्रांत कहते थे, कि गिरनार डिस्ट्रिक्ट जिसे जूनागढ़ कहते थे, में सुदर्शन झील बनी हुई थी, जिसके पास में एक शिला थी। उस शिला पर 3 शासकों के लेख हैं। पहला लेख अशोक ने लिखवाया क्योंकि इसका समय सबसे पहले है, ये 3री सदी ईसा पूर्व का है। रुद्रदामन जो है 2री सदी ईस्वी का है, और स्कंदगुप्त है वो 5वीं सदी का है। तो ऐसे क्रम से 1 2 3 इस पे लिखे हुए हैं। ओके, अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हिसाब से। और अब मैं इसी चीज को एक तरीके से आपको वहां दोबारा समझा देता हूँ। ये वाली जूनागढ़ की शिला है, पे पहला अशोक का है, दूसरा जो है वो किसका है, रुद्रदामन का, और तीसरा जो है वो स्कंदगुप्त का है। पे तो क्या है, 14 लेख हैं तो अशोक के। 14 लेख किसके हुए, अशोक के हैं। ओके, और 2 नंबर जो है, 2 नंबर किसका है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब इसकी क्या विषय वस्तु है, देखो पहली बात तो ये है कि यह अभिलेख 1838 में जेम्स प्रिंसेप सामने लाया। एक बात ये है, जेम्स प्रिंसेप जो था वो एक मुद्रा शास्त्री था, उसने पंचमार्क सिक्के भी उद्घाटित किए, उसने अशोक के अभिलेख भी पढ़े, और उसने रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख को भी जो है हमारे सामने रखा। इसमें जो खास बात है वो ये है, यह है चंपू शैली में है। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में, जो गद्य प्लस पद्य, यानी ये आपके प्रोज और वर्स दोनों में लिखा हुआ है। दूसरा, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, एंड दिस इज यूनिक थिंग। ये वाली बात जो है वो आपको ध्यान रखना है। भारतीय इतिहास का संस्कृत में लिखा गया प्रथम महत्वपूर्ण अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। एक बात इसमें और है, ये तिथ्यांकित अभिलेख है। तिथ्यांकित अभिलेख, तिथ्यांकित अभिलेख का मतलब है इसमें डेट लिखी हुई है 72 शक संवत, 72 शक संवत। अब शक संवत निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, दूसरा वीडियो आपको इसको मिलेगा में। और में क्या होता है कि हम दिए गए शक संवत में 78 जोड़ देते हैं, यानी 72 प्लस 78 तो बराबर 150 AD, या जिसको हम CE बोलते हैं। 150 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, यानी लिखा गया था, यानी 150 ईस्वी में लिखा गया। तो भारतीय इतिहास का फर्स्ट डेटेड इंस्क्रिप्शन है, भारतीय इतिहास का संस्कृत भाषा का पहला है। ये जो बातें हैं वो आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। 1838 में जेम्स प्रिंसेप इसको डिस्कवर करके हमारे सामने लेके आया, चंपू शैली में लिखा गया है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, विषय वस्तु। विषय वस्तु में देखो 3 बातें हैं इसमें। पहली बात है चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने, गुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील बनवाई। मौर्य काल में इसको हम दोबारा बनवाएंगे। कैसे बनवाई, वो उज्जैन और रेवतक पर्वत से निकलने वाली सुवर्णसिक्ता और प्लासिनी नदियों के पानी को रोककर यहाँ पे डैम बनाया और सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो लेकिन यहाँ पर केवल एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो ये भारतीय इतिहास का पहला अभिलेख जिसमें सुदर्शन झील का एविडेंस मिलता है, इंस्क्रिप्शन एविडेंस मिलता है, वो कौन सा है,
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और यहाँ पे देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो वर्ड आ रहा है, फर्स्ट टाइम किसी इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का नाम कहीं पे लिखा गया है, तो वो भी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि सुदर्शन जो लेक है उसके फॉर्मेशन की जानकारी यहाँ पे मिलती है। जो हम पढ़ते हैं ना कि सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर गुप्त वैश्य ने इसको बनवाया था, तो वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें जो लिखी गई है वो ये है, जो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक, तो अशोक के समय सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर जो एक यूनानी था बेसिकली, सुसास्प यूनानी था, ने इस झील की मरम्मत करवाई। इस झील की मरम्मत करवाई, ये दूसरी जानकारी है इसमें। और तीसरी इंपॉर्टेंट जानकारी, चूंकि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि रुद्रदामन की लोकेशन क्या थी। रुद्रदामन उज्जैन में शक शासक थे, उज्जैन के शक क्षत्रप थे ये, और इन्होंने इस झील का जीर्णोद्धार किया था एक तरीके। तो इसने अपना जो एफर्ट किया था उसको लिखवाने के लिए इसने इस अभिलेख को यहाँ पे जो है इंस्क्राइब्ड किया था, लिखवाया था। लेकिन इसने अपना काम करने से पूर्व ये भी बताया कि इस झील के ऊपर पूर्व में किस किस ने क्या क्या काम किया है, ये इसके अंदर लिखा गया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनाया था, उसके पोते अशोक ने इसको थोड़ा दुरुस्त किया, और फाइनल जो काम वो इसने इसके अपने समय में किया। तो ये भी लिखा हुआ है कि रुद्रदामन ये शक शासक है, शक शासक के समय सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर विशाख के नाम सुविशाख है ने इसकी मरम्मत करवाई। ठीक है, ये वाली बात है। तो अब आपके पास में एक बड़ी सी लीफ है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप ये देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा, तीसरा जो है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें क्या है, सुदर्शन झील के टूटने की जानकारी है कि वो 136 गुप्त संवत में टूटी। 37 में उसका निर्माण जो है पर्णदत्त जो सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे स्कंदगुप्त नामक शासक के समय, उसके पुत्र चक्रपाली जो गिरनार के नगराध्यक्ष थे उनके द्वारा करवाया गया था। ये इसमें 136 गुप्त संवत की जो घटना है उसका डिस्क्रिप्शन है। और 36 में वो बांध टूट गया जिसे सुदर्शन झील दूरदर्शन झील बन गई। 37 में उसका पुनर्निर्माण करवाया गया, और 38 में यहाँ पर एक विष्णु ध्वज या विष्णु मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। ये सूचना हमें नंबर 3 में मिलती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका क्या होता है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिल रहा है, सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिल रही है, और एक प्रश्न और है यहाँ पे कि कौन सा जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें 3 शासकों का नाम आया है। जैसे देखो, अशोक के अभिलेख में जो गिरनार वाला उसमें अशोक का नाम नहीं है, स्कंदगुप्त वाला उसमें स्कंदगुप्त का नाम है लेकिन अकेले का है, और यहाँ पर 3 शासकों का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, ये देखो, अशोक का नाम है और रुद्रदामन का नाम है। तो 1, 2 और 3 शासकों का नाम जिस पे आया है वो ये है। ये भी ध्यान रहे 2 बातें हैं, कौन सी शिला जिस पे 3 शासकों का अभिलेख है, तो अशोक का अभिलेख 1, रुद्रदामन का 2 और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ 3, यानी 3 शासकों के अभिलेख हैं। लेकिन 3 शासकों का नाम जो है वो किस में आया है, वो इसमें आया है। अशोक वाले में तो नाम ही नहीं है अशोक का, और इसमें 3 शासकों का नाम है, और स्कंदगुप्त वाला जो आगे वाला है उसमें केवल स्कंदगुप्त। ये वाली बात, ये थोड़ा सा आपको इसमें देखना है। तीसरा जो इसमें है वो आपका है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो आप ये देखिएगा 5वीं सदी का हो गया, 5वीं सदी में क्या क्या है, स्कंदगुप्त से संबंधित है, गुप्त काल का है, भाषा संस्कृत है,
और लिपि ब्राह्मी है। ये बात ध्यान रखें, पहला जूनागढ़ अभिलेख जो अशोक का है वो प्राकृत भाषा में है, लिपि ब्राह्मी है। दूसरा संस्कृत में है, लिपि ब्राह्मी है। तीसरा है वो संस्कृत में, लिपि ब्राह्मी है। और इसमें क्या है, 136 गुप्त संवत का मतलब होता है 36 में, अगर आप 136 में 319 जोड़ेंगे, गुप्त संवत की स्थापना यहाँ पे हुई थी, तो ये आ जाएगा 455 ईस्वी। तो 455 ईस्वी में दर्शन झील टूट गई, यानी इसका बांध टूट गया, ये भी टूट गई। 137 गुप्त संवत में यानी 456 ईस्वी में, 319 में गुप्त संवत की स्थापना हुई थी, इसलिए हम इसमें से आज 136 जो गुप्त संवत है उसमें 319 जोड़ देते हैं तो ईस्वी में हमें मिल जाएगा इसका। 456 ईस्वी में दर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? स्कंद गुप्त के समय सौराष्ट्र, कोई गुजरात प्रांत के गवर्नर वर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ चक्रपालित? ये गिरनार का नगराध्यक्ष, नगर का अध्यक्ष, यानी जहां पे झील थी उसका नगर का अधिकारी था, ये द्वारा करवाया गया। ये वाली बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी है 138 गुप्त संवत में विष्णु ध्वज, यहाँ पे इसके पास में इसकी रक्षा करने के लिए, यानी विष्णु मंदिर बनवाया गया। ये लो, तो इस तरीके से आपके पास में स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में झील के बांध टूटने का और उसे पुनः निर्मित करवाने का एविडेंस है, और विष्णु धर्म के प्रति उनकी निष्ठा थी, इसका भी एविडेंस है। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। पीछे अगर हम चलते हैं तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि अब हमने तीनों पढ़ लिए हैं। पहला अशोक का है और एक दूसरा रुद्रदामन का है। अशोक मौर्य सम्राट है, रुद्रदामन शक शासक है और स्कंदगुप्त गुप्त शासक है। ये अशोक का जो समय है 3री सदी ईसा पूर्व है, ये 2री सदी ईस्वी है और का मध्य, और ये जो है 5वीं सदी का मध्य। अलग अलग टाइम पे लिखे गए हैं। 1 नंबर जो है उसकी भाषा प्राकृत है अशोक वाले की, लिपि ब्राह्मी है, इसकी भाषा ब्राह्मी है, सॉरी भाषा जो है संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, इसकी भी संस्कृत है ब्राह्मी, यानी 2 जो है वो संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में, लिपि तीनों की ब्राह्मी है, केवल 1 नंबर की भाषा प्राकृत है। ये तो एक डिफरेंस ही हो गया। दूसरा ये है कि इसमें झील की कोई जानकारी नहीं है। अशोक की 14 बातें हैं जो उसने अपनी प्रजा और अपने ऑफिसर्स के थे और अपने पड़ोसी जो भी थे विदेशी उन सब से कही थी, वो है। 2 नंबर में सुदर्शन झील यानी रुद्रदामन वाले में झील के निर्माण की जानकारी है और 3 वाले में झील के नष्ट होने की जानकारी। तो इस तरीके से हमारे जो इंस्क्रिप्शन है वो काफ़ी लंबे हैं और अगला जो सेगमेंट हमारा होगा उसके अंदर हम इसका पार्ट 2 जो है अभिलेख का पूरा करेंगे। ये पूरे एंशिएंट इंडिया के हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।